श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के महत्वपूर्ण प्रसारण रमन के गोठ की चौथी कड़ी के प्रसारण के अवसर पर एक बार हम आपका पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक बार फिर हम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्रोताओं, ये अत्यंत हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है और सभी जिलों से बड़ी संख्या में श्रोताओं के पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों को पढ़ने से ये तथ्य सामने आया है कि श्रोताओं ने जहां अपने पत्रों में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों की योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव और साथ ही व्यक्तिगत कठिनाई और समस्याओं के निराकरण करने बाबत अनुरोध किया है, वहीं दूसरी ओर इन पत्रों के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह को महत्वपूर्ण रचनात्मक सुझाव भी प्रेषित किए हैं, जिससे ये स्पष्ट पता चलता है कि प्रदेश की जनता का रमन के गोठ कार्यक्रम में गहरी सहभागिता हो गई है। सभी पत्रों और सुझावों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आप सब ये जानें कि सभी पत्रों पर यथोचित कार्यवाही जरूर होगी। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने अपने व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के साथ साथ रमन के गोठ कार्यक्रम की सराहना भी की है और कहा है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करके जन जन तक पहुंचने का सफल प्रयास करते हुए जन सामान्य को शासन की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से सीधे जोड़ने में सफल हुए हैं। तो आइए श्रोताओं, हम भी सुने डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी को, जिन्हें सुनने के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक समय हम उन्हें दे सकें। छत्तीसगढ़ के मोर जम्मो भाई बहनी सियान और संगी जहुरिया मनला मोर जोहार। रमन के गोठ कार्यक्रम में आज मैं चौथैया बार आप संग चर्चा करे बार आए हूँ। एकर पहली पिछले महीना आपसे चर्चा हो ही रही, तेमा अब्बड़ अकन सुख दुख ला हमन गोठियाए रहें। काल मोर जम्मू कार्यकाल के 12 साल पूरा हो से, ये आप सबके कृपा की वजह से, आशीर्वाद की वजह से ये 12 साल के कार्यकाल में जतका आप सबके बेहतरी के लिए योजना बना सकत रहे हो, वो योजना के क्रियान्वयन होते और आने वाले 3 साल में और मोर कोशिश हुई कि बेहतर तरीके से आप सबके सेवा करो। आज मैं बहुत बड़ संख्या में मोर गोठ सुनैया मन के जौन चिट्ठी आए है तेकर चर्चा ला पहली करी हूँ। मैं यहू बताना चाहूँ कि सबो चिट्ठी ला मैं यहाँ पढ़े हूँ। समय के कमी के कारण एक एक चिट्ठी के चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन अतका जरूर कहूँ कि सबो चिट्ठी में नियम प्रावधान के अनुसार जौन भी कार्यवाही संभव है वह जरूर होही। तेकर सेती कोनो भी चिट्ठी लिखैया मन ला ओकर नाव के उल्लेख में नहीं करे हवं, ऐसे सोच के मन ला छोटे करे की जरूरत नहीं है। श्रोताओं, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना है। और इतना ही नहीं, प्रदेश के चहुमुखी विकास में शासन के साथ कदम ताल करते हुए विभिन्न योजना और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपसे बड़ी संख्या में बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। मुझे खुशी है अनेक श्रोताओं ने नदियों को जोड़ने के कार्यों, छत्तीसगढ़ के लोक कला आयोग के गठन तथा महिला सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए महिलाओं हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन जैसे अनेक सुझाव भी दिए हैं। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि राज्य के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों ने मुझे सुना है तथा उन्होंने अपने आश्रितों के भरण पोषण के लिए कोई योजना की पहल करने तथा जेल के परिरुद्ध बंदियों के लिए परिजनों से संपर्क हेतु एसटीडी पीसीओ की सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि प्राप्त सभी सुझावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही जरूर की जाएगी। बड़ी संख्या में मेरे बुजुर्गों का यह आशीर्वाद भी प्राप्त होने का सौभाग्य इन पत्रों के माध्यम से मिला है, जिसमें उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने पर दिया है। मैं अपने बुजुर्गों से इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री होने के कारण स्वयं को छत्तीसगढ़ का प्रथम जनसेवक मानता हूं और इस नाते मैं भी आपके बेटे की तरह हूं, तो बुढ़ापे में मैं आपको तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करा सकता। आपने आशीर्वाद दिया है जिसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। कल 12 दिसंबर को मैंने अपने तीसरे कार्यकाल के 2 साल की अवधि पूर्ण की है। आप सब ने जो जनादेश दिया है उसमें 3 साल का समय शेष है। मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप हर क्षण आपकी सेवा में
तत्पर रहूंगा ताकि प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता द्वारा दिए गए जनादेश के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हुए न्याय कर सकूं। दिसंबर का महीना सर्वधर्म समभाव की हमारी विरासत को आगे और मजबूत बनाने का अवसर लेकर आता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण जी की शहादत दिवस हमने 10 दिसंबर को मनाया। आगामी 18 दिसंबर को संत गुरु बाबा घासीदास की जयंती है, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने और चेतना जगाकर आगे बढ़ने की राह में दिखाई थी। उसी दिन सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस है। मैं इन महापुरुषों के जन्मदिन पर आप सभी को बधाई देता हूँ। 24 दिसंबर को ईद उल मिलाद है, वहीं 25 दिसंबर को हमारे मसीही समाज का प्रमुख त्यौहार क्रिसमस है। मैं मुस्लिम और ईसाई समाज के भाई और बहनों को इन महान पर्वों पर बधाई और शुभकामना देता हूं। आज की चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले किसान भाइयों से करना चाहता हूं। किसान भाइयों, मैं भी किसान का बेटा हूं और आपकी पीड़ा को समझता हूं, और उस पीड़ा को कम करने के लिए हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीसी की धारा 6(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल राहत राशि का वितरण का काम प्रारंभ करें ताकि आपको प्राथमिक अवस्था में तत्काल राहत मिले। 5 दिसंबर 2015 को हमने विश्व मृदा दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य लोगों को मिट्टी के साथ जोड़ना और हमारे जीवन में मिट्टी के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आप सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा में पंच तत्वों का जिक्र होता है। रामचरितमानस में उल्लेख है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा, अर्थात मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश तथा वायु, इन पंच तत्वों से ही शरीर की रचना होती है। कहा जाता है कि माटी का कर चुकाना सभी का प्रथम कर्तव्य होता है, लेकिन किसी के लिए भी माटी का ऋण चुकाना संभव नहीं होता। रहवास, भोजन, ऊर्जा संरक्षण जैसे तमाम विषय मिट्टी के साथ जुड़े हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू कर स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया। इसमें दो राय नहीं कि मिट्टी से जितना संबंध किसानों का है उतना और किसी का नहीं हो सकता। इस योजना में असिंचित भूमि में प्रति 10 हेक्टेयर में एक व सिंचित भूमि में प्रति हेक्टेयर में एक नमूना लेने की प्रणाली है, जिसके तहत 3 वर्षों में 8,78,000 नमूने लिए जाएंगे। मिट्टी के नमूने लेकर किसानों को बताया जाएगा कि उसकी ज़मीन की उर्वरा क्षमता कैसी है, ज़मीन को किस तरह के खाद की ज़रूरत है। अगर धरती स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता। खाद जितना भी डाल दें, बीज जितना भी उत्तम से उत्तम हो, पानी में ज़मीन को चाहे डुबा कर रखें, लेकिन अगर मिट्टी ठीक नहीं तो फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसलिए किसानों को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पर वे मेहनत कर रहे हैं उसकी सेहत कैसी है, कौन से पोषक तत्व कम और ज़्यादा है, मिट्टी की तासीर कैसी है, यह अम्लीय है या क्षारीय है। नमूनों की जांच प्रयोगशाला में की जाएगी, जिसके लिए हमने 8 नई प्रयोगशाला खोलने का निर्णय भी लिया है। मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मिलने से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसान भाई अंदाज से ही पोषक तत्व, खाद, दवाई वगैरह डालकर खेती करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने का यह एक ऐतिहासिक अभियान है। कृषि को टिकाऊ और लाभप्रद बनाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण एवं सुधार आवश्यक है। पौधे की संतुलित वृद्धि के लिए 16 प्रमुख तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल और जल से ग्रहण करते हैं। शेष 13 पोषक तत्व पौधे भूमि से ग्रहण करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी या अधिकता होने पर फसल की बढ़वार एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। असंतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से भूमि और जल प्रदूषित हो रहे हैं। जैविक खाद के उपयोग न करने से मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस कड़ी में मैं हमारे दंतेवाड़ा जिले के किसानों द्वारा किए जा रहे जैविक खेती का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत पिछले 2 सालों में 300 किसानों द्वारा जैविक खेती की शुरुआत हुई और आज इस जिले में 128 गांव में 1000 से भी अधिक किसान लगभग 1000 एकड़ रकबे की मिट्टी के मर्म को समझकर जैविक खेती कर रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता और उत्पादन दोनों बढ़ा है, जिसके लिए मैं वहाँ के किसानों को बधाई देता हूँ। हमारे राज्य की बहुत बड़ी जनसंख्या श्रमिकों की है। हमारे श्रमिक भाई बहन दिन रात कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं, लेकिन इन श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर इनके परिवार का कोई सहारा नहीं रहता। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऐसे श्रमिकों के लिए ही लागू की गई है। राज्य में पंजीकृत 10 लाख निर्माण श्रमिकों को इससे लाभ होगा। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु समूह के निर्माण श्रमिक प्रत्येक वर्ष 330 रुपये का प्रीमियम जमा करने पर बीमित होंगे, जिनकी सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख उनके आश्रितों को प्राप्त होगा। इस योजना के क्रियान्वयन में लगने वाली प्रीमियम की आधी राशि श्रम विभाग द्वारा और शेष 165 रुपया निर्माण श्रमिकों द्वारा देय होगी। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना भी लागू की गई है, जिसमें श्रमिकों को 800 रुपया प्रति वर्ष का अंशदान करने पर शेष राशि सरकार द्वारा जमा कर 60 वर्ष की आयु के पश्चात आजीवन 4000 रुपया पेंशन प्रति माह दिया जाएगा। हमारे राज्य में अभी भी बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, पंडो और भुजिया ऐसी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनकी संख्या राज्य में 1,94,000 से अधिक है। हमारे इन भाइयों के विकास के लिए हमने एक विशेष समयबद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्हें अन्य लोगों की तरह जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं 3 वर्ष के भीतर उपलब्ध हो सकेगी। ये जनजाति अभी भी अपनी आजीविका के लिए वनोपज संग्रह, पारंपरिक कृषि, कंदमूल और जड़ी बूटियां जैसे साधनों पर निर्भर हैं। इनकी विकास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 11 सूत्री कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त आवासहीन परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी बस अड्डों का विद्युतीकरण, सभी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं हेल्थ कार्ड प्रदाय, परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये हुनरमंद होकर अपनी आजीविका चला सके। साथ ही सभी परिवारों को सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा का कवरेज तथा राशन कार्ड व पोषण आहार प्रदाय, वन अधिकार पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों का वितरण ताकि इनके लिए उन्हें भटकना ना पड़े और उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ने व जागरूकता लाने के उद्देश्य से सूचना के सबसे सुलभ माध्यम के रूप में एक रेडियो और धूप और बरसात से और ठंड से बचने के लिए छाता एवं कंबल उन्हें निःशुल्क प्रदान करना शामिल है। इन जनजातियों में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 300 नई फुलवाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आज के गोट में मुझे एक प्रेरक जानकारी आप सबसे साझा करने में विशेष खुशी हो रही है, जिससे पता चलता है कि हमारे आदिवासी अंचल के साथी जनहितकारी कार्यों के प्रति कितने जागरूक व उदार हैं। यह बात दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिले की है। इस जिले में नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि निजी भूमि सड़क पर आ रही थी। ऐसे में ग्राम मुंडापाल निवासी आदिवासी किसान मंगल साय ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया तथा स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि को सड़क निर्माण हेतु शासन को दे दिया। मंगल साय जैसे किसान भाई की उदारता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से झारा घाटी की घुमावदार 3 किलोमीटर लंबी दूरी अब मात्र 1 किलोमीटर सीधी सड़क के रूप में क्षेत्रवासियों को उपलब्ध होगी। भाई और बहनों, आपसे पुनः अगले महीने के 10 जनवरी को रमन के गोट कार्यक्रम में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन सिंह जी रमन के गोठ कार्यक्रम के माध्यम से जो आकाशवाणी का महत्वपूर्ण प्रसारण है, आप प्रदेश की जनता से सीधे और सहज जुड़े, अपनी बात रखी, पत्रों के जवाब दिए और आज के अपने कार्यक्रम में कृषकों की बात की, श्रमिकों की बात की, आदिवासी भाइयों की बात की, प्रदेश में धार्मिक संभाव और सद्भाव की बात की, शहीद वीर नारायण सिंह, बाबा गुरु घासीदास और गुरु गोविंद सिंह जी की बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हमने रमन के गोठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सुना, जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अपने संवाद की अनूठी शैली में हमें उपयोगी जानकारियां भी दी। आशा है आप सबको पूरे देश में अपने प्रकार का ये जो कार्यक्रम है, जो आकाशवाणी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रसारित होता है, पसंद आया होगा। हम अगले माह के दूसरे रविवार 10 जनवरी को पुनः उपस्थित होंगे रमन के गोठ लेकर। नमस्कार।